रही सबको। कैसे हो आप बताओ फटाफट से। अच्छे हो? आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। 35 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का पोर्शन रहता है। हो सकता है कि इस बार इन्होंने सेक्शनल देने का प्लान कर लिया हो, तो ये सेक्शनल भी दे सकते हैं। तो 35 नंबर ये फिक्स कर देंगे। 35 मैथ्स में, 35 रीजनिंग में और 50 जीके में, अगर ये सेक्शनल देते हैं तो। पिछली बार जब पेपर हुआ था तो सेक्शनल नहीं आया था, मिक्स पेपर आया था। मिक्स पेपर में मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। अब यूँ भी कह सकते हैं कि डीआई को वो रीजनिंग में भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो अब पेपर का जो लेवल है ना, उसको फील करने के लिए क्लास है कि भाई कैसा पेपर आता है सीबीटी 2 का और क्या अलग है। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उस समय उसको ये एहसास नहीं होता कि कुछ शिफ्ट हुआ है। मैं समझाता हूँ। एक तो पहले 100 क्वेश्चन आते थे मान लो, और अब अचानक से 120 क्वेश्चन आने लगेंगे। आप पॉइंट समझे? पहला बदलाव। टाइम उतना ही रहेगा, तो एक तो आपको टाइम में थोड़ा सा टॉर्चर किया जाएगा कि यार 20 मिनट आपके, मतलब 20 क्वेश्चन आपके बढ़ गए, तो वो टाइम भी आपको अब कम पड़ेगा, उसमें स्पीड भी आपको चाहिए। सवालों का लेवल जो है वो हल्का सा, पूरा नहीं बदलता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है, और वो सवाल ट्रिकी हो जाते हैं, आसान नहीं रह जाते हैं, ठीक है। हाँ ओके। आइए, तो थोड़ा सा मेरी तबीयत आज ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा धीमे बोलूँगा, और आप भी शांति से पढ़ना, जो भी हम सिखाएंगे उसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आप लोग अपनी एप्लीकेशन से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। इस एप्लीकेशन पर टीचर्स डे का ऑफर भी चल रहा है। मैंने सीबीटी 2 के लिए बैच बना दिया था पहले ही। इस बैच में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, पूरा बैच आप ले सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज आपको मिलेगा कंटेंट। मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और कंप्यूटर का रिवीजन मिल जाएगा पूरा, और साइंस का रिवीजन मिल जाएगा। फिर मैंने पेपर चालू कर दिए। देखो सीटीआर तो चालू हो चुका है, मंडे से आपका सीटीएम चालू हो जाएगा, और स्टार्टिंग के 2 सेशन आपके लिए फ्री हैं। जी हाँ, मतलब आप इन सेशन को फ्री में आप कर सकते हैं। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन पर जाओगे ना, ये फ्री में भी आप देख सकते हो 2 सेशन स्टार्टिंग के। उसके बाद अगर आपने लेना है तो आप ले लेना, पूरा ही एक साथ मिलता है। 1 साल की वैलिडिटी, और ऑफर है आज रात तक, 6 तारीख तक ऑफर है टीचर्स डे का, 4 से 6 तक। फिर इसकी प्राइस 699 हो जाएगी। 6 तारीख तक ऑफर है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और 20 मॉक टेस्ट भी आपको इसी के अंदर मिलते हैं, इसी बैच में। और 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। हर टीचर की क्लासेस आपको मिलती हैं। अब कल संडे है तो कल कंप्यूटर की क्लास होगी, ठीक है। चलिए ठीक है। आइए, तो ये बात समझ में आ गई। आज रात को इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप एक बार अपने हिसाब से आप देख लेना। और कल से अपना सीटीएम शुरू है फ्री में, है ना। आप क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहाँ पर अपना एक फ्री कोर्स भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन पर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपका एक फ्री कोर्स दिखेगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ये तो मैं डेस्कटॉप पे भी दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हो। मंडे से शुरू होगी 2 बजे, ठीक है ना। ये अपना डेमो क्लासेस के नाम से है, तो ये फ्री है, मतलब है ना। ये डेमो क्लासेस के अंदर कंटेंट में आप जाओगे तो यहाँ पर देखो मैथ का कंटेंट आपको दिख जाएगा। इसमें द मेरिट मास्टर बैच की एक्सक्लूसिव पेपर सीटीएम, ऐसा 8 तारीख को 2 बजे लगाया हुआ है, ठीक। तो वो आप एक बार फ्री में भी देख सकते हो, 2 सेशन। हाँ, लेकिन उसके बाद में ये आपको फिर बैच लेना पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए। बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा कंसेप्ट मिलेगा, सब कुछ, मतलब कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराए हुए हैं सारे, ऐसा, ठीक है। तो ये अलग से सीबीटी 2 के लिए बनाया हुआ है अपन ने। टीएमएम बैच है। कौन सा बैच है ये? सीटीएम का अलग बैच नहीं है, टीएमएम के अंदर ही सीटीएम है, टीएमएम के अंदर ही सीटीएम है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। ये रहा पहला सवाल। थोड़ी आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, थोड़ा गला ख़राब भी है और बुखार भी सा है, लेकिन आप देख लेना। नहीं, पोल नहीं है, सिंपल चलेगा। आप सवाल बनाते चलो साथ के साथ। अब देखो लेवल आपको अपने आप अंदाज लगने लगेगा कि हाँ यार, ये 16 तारीख को आया हुआ पेपर है। लेवल का अंदाज आप खुद लगाओ, फीलिंग लो। हाँ देखिए, पहले आपने डिवाइड सॉल्व करना होता है, तो ये 6 आ गया। अब ये 6 में से अगर 5 जाएंगे, 2/3 बचेगा। 4 × 6 = 24, 6 × 18,
35 प्लस 18 53। अब ये क्या है, ये 53 सही 2/3 है और ये 43 सही 2/3 है। अब दोनों सेम थोड़ी हैं, लेकिन इतना है 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर ऊपर वाला लेना है। तो ये हो जाएगा 129 और 2 131 और ये हो जाएगा 159 और 2 161। तो तुरंत आंसर आप दे सकते हो। साइज बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, करके दिखाओ। एक कार की चाल जो है वो 30% बढ़ा दी जाती है। एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। यानी कि जैसे कि आपने 30% बढ़ा दी, यानी कि 10 से आपने अपनी कार की चाल को 13 कर दिया, यानी कि आपने अपनी कार की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ से आपका टाइम का क्या रेशो रहेगा भाई, जब डिस्टेंस सेम होती है ना तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है। तो जो ये 3 रेशो की आपको कमी दिख रही है वो किसके बराबर है, 24 मिनट। 1 रेशो बराबर 8 मिनट। तो सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। सामान्य चाल इसकी 10 है और समय कितना लगेगा, 13 8 104 मिनट। 104 मिनट को क्या कह सकते हैं, 1 घंटा यानी कि 60 और 44, 1 घंटे 44 मिनट। ये आपका राइट आंसर है। अब आप मुझे खुद ऑब्जर्व करके बताते रहना कि टफ लग रहा है या नॉर्मली आप करते हो, ऐसे ही सवाल है। वो आपका खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा। भाई अगर मैं बोलता हूँ मुझे लगता है कि यार ये तो सब आसान है, बट मेरे कहने से थोड़ी ना होगा आसान, वो तो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से वेरी करेगी चीज़। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखिएगा। एक गोले की त्रिज्या एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। एक गोले की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखो दोस्तों, आप ये जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस अलग अलग है, तो जो बात है वक्र पृष्ठीय बोला गया है इसलिए मैंने 2 पाई लिया है। तो यहाँ ये समझ में मेरे को आ गया कि यार ये 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर यानी कि 16 और ये हो जाएगा 5 का 25। तो जवाब जो आएगा वो आ रहा है 32:25। अब बोला क्या गया है कि कितना अधिक है, 7 अधिक है 25 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो एरिया का रेशो है ये, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 28% ज़्यादा। कितना क्षेत्रफल ज़्यादा कवर करोगे आप, 28%। 28% एक्स्ट्रा एरिया रहेगा टोटल पूरे गोले का, अर्ध गोले से। ठीक है, अगला सवाल। समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा दे रखी है। ये भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन अगर आप बना सकते हो तो ये आपकी फीलिंग है कि आप अच्छे से करके आओगे। बस प्रैक्टिस करते रहना, अच्छा ही करके आओगे आप, क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है, पेपर का सिलेबस सेम रहने वाला है। कुछ अलग नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसमें अच्छा पढ़ना है, इसलिए मैंने TMM बैच भी बनाया है। ठीक है, चलिए देखिए। तो समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा जो है वो 122 मीटर है। तो आप लोगों की जो भुजा है वो ऑलरेडी आपको दे दी है 122। तो समचतुर्भुजाकार जो मैदान की खास बात क्या है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। मैं ये समझता हूँ कि 122 है, तो मेरे दिमाग में एक आता है ट्रिपलेट 12, 60 और 61, और इसको अगर मैं जस्टिफाई करने जाऊँ तो 90 डिग्री के सामने अगर ये है तो मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, 122, 120 और ये 24। दिख रहा है 2 से गुणा? हाँ दिख रहा होगा आप। तो अगर ये भुजा 122 है तो एक जो विकर्ण जो अपना 240 है वो अपने आप में 120 ही हो जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिक में क्या होता है,
वो दोनों दो पार्ट्स में बांट देते हैं, तो 100 240 का 120, तो ये अपने आप में कितना होगा पता है आपको? 12 12 नहीं 24 लिखो। तो जो पूरा विकर्ण होगा वो 48 हो जाएगा। इससे क्या निकालना है अपन को? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 दोनों डायगोनल का गुणनफल। एक डायगोनल आपका 240 है, दूसरा डायगोनल आपका 48 है। 12 8 96, 12 चौके 48 और 9, अरे 12 8 96, 12 चौके 48 और 9 57। मैदान का क्षेत्रफल यही आएगा भाई। है? अरे यार 12 35 37 होता है, 11 60 61 होता है। ट्रिपलेट ही गलत लगा दिया। तो ये अपने आप में क्या होगा? ये तो 22 हो जाएगा ना। तो 22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 22 और ये भी 22। अब आपको ट्रिपलेट भी लिखा देता हूँ सारे, ये कन्फ्यूजन मत पैदा करना बस, जो हो जाता है। 1/2 दोनों डायगोनल, दो एक डायगोनल 44 और एक डायगोनल 240। तो जवाब आ जाएगा 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 5280, जिसका भी आंसर है वो ठीक है। अब मैं आपको ट्रिपलेट्स भी लिखा देता हूँ, ठीक है? आ जाओ। तो मैं ऐसे ही आपको कराऊंगा भी, है ना? जब वहाँ CTM भी हम करेंगे तो हम डिटेल में ही करने की कोशिश करेंगे CTM को, वो मैंने बताया भी होगा आपको, वो एक्सपेक्टेड होंगे। लेकिन ये होता है प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स। प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं? जैसे कि आपने लिख दिया एक 3 4 5 आपका एक ट्रिपलेट होता है, तो इसको कितने भी कोफिशिएंट से गुणा करोगे, जैसे मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ तो 9 12 15 भी अपना एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ तो 12 16 और 20 भी अपना एक ट्रिपलेट है। तो बात मेरी आपको समझ में आ रही है क्या? कि अगर ये ट्रिपलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग खुद सोच के बताना कि जो ये सबसे बड़ी भुजा होगी ये अपने आप में क्या होगी? ये अपने आप में आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में हाइपोटेनस होगी, यानी कि ये कर्ण ही होगी। क्योंकि ये याद रखना कि ये जब ट्रिपलेट लग रहा है तो आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है, वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है? तो ये एक ऐसे प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स होते हैं और इन्हीं प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स की हम गिनती लिख रहे हैं। देखिएगा 3 से हमने देखा, उसके बाद सीधा 5 पर आ जाओ। 4 से तो क्या ही लेना, 5 12 और 13। 5 के बाद मैंने ले लिया आपका क्या कहते हैं 7 24 25, ये सारे प्रिमिटिव हैं, ठीक है? 8 15 17। अब देखो 9 से शुरू हो रहा है, तो आप ये कहोगे सर 9 से ये वाला लें कि ये वाला लें? भाई किसी भी अंक से 2 बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं, ठीक है? हाँ देखिए 9 40 41, फिर आ जाता है अपना क्या 11 60 और 61, फिर आ जाता है अपना 12 35 और 37, ठीक है? फिर आ जाता है अपना 13 84 85, ठीक है? फिर आ जाता है अपना 16 63 65, फिर अपना आ जाता है 20 21 29, फिर नॉर्मल 48 55 73 28 45 53, ठीक है? 119 120 169, ठीक है? और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, ठीक है? हाँ, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पेपर में कभी भी काम आ सकते हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है?
अब एक चीज़ और बताता हूँ, ट्रिपलेट में आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी राइट एंगल ट्राइंगल पर टिका हुआ है। आप में से कितने बच्चों को ये बात पता है? तो एक बात याद रखना कि मान लो अगर ये थीटा भी है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये समझने योग्य बात है कि अगर मैंने यहाँ 2n लिख दिया और अगर मैं यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 लिख रहा हूँ तो ये n स्क्वायर प्लस का 1 होगा। अब सर कैसे चेक करते हो? भाई n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 3, 5 और 4, तो ये भी ट्रिपलेट है। और एक और ट्रिपलेट बनता है। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये अपन को वहाँ पे भी काम आएंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर 2mn लिखना पड़ेगा। अब मैं m की वैल्यू अगर 2 ले लूँ और n की वैल्यू 1 ले लूँ तो मुझे वेरीफाई करना है। देखो वो 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 3 4 5। तो ये आपका 2 वेरिएबल केस में भी ट्रिपलेट अगर कोई पूछे पेपर में तो आप बता सकते हो। फिर दूसरी बात यही है कि जैसे मान लो ये थीटा है तो आप यहाँ से कोई भी एंगल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब थीटा आपके पास है तो ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका हाइट हो जाता है और ये आपकी हाइपोटेनस हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जो ये ट्रिपलेट आप लिखाते हो क्या इतने ही ट्रिपलेट हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। ट्रिपलेट इनफाइनाइट होते हैं, कितने मर्जी चाहो जितने बना सकते हो आप, समझे। ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, कितने ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते जाओगे, जैसे कि संख्याएं अनंत हैं वैसे ही ट्रिपलेट अनंत हैं। संख्या का कोई छोर पकड़ में आया आपको? मुझे तो नहीं आया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल है? आप लेवल को पहचानिए, उसकी आसपास की चीज़ें पढ़िए, आपकी अच्छी तैयारी होती है। वही हम करवा भी रहे हैं TMM बैच में, और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ कि क्या लेवल होता है, कैसा आता है पेपर। देखिए, तो यहाँ हम ये बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि आपका जैसे 24 है ना, जिन भी बच्चों को CTM लेना है या CTM पढ़ना है, वो पहला CTM मंडे से 2 बजे TMM बैच में फ्री है। हाँ, वो कोई भी आ सकता है ऐप में, है ना। हाँ, जिसने बैच नहीं लिया है वो भी देख सकता है, इसका मतलब ये है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये 24 है, तो 24 का मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे आपको टुकड़े करने हैं जिनसे दोनों से भाजकता चेक हो जाए। तो मैंने 24 के टुकड़े 8 और 3 करे। अब कई सारे बच्चे फिर से मुझसे एक डाउट पूछेंगे कि सर आपने 8 और 3 ही क्यों किए, आपने 2 और 12 क्यों नहीं किया, आपने 6 और 4 क्यों नहीं किया, आपने 1 और 24 क्यों नहीं किया? भाई आपने इन संख्याओं से क्यों नहीं जांच करवाई? तो मेरा एक आपके सामने आंसर होना जरूरी है, वरना मैं तो फंस जाऊंगा। तो यहाँ पर इनको इसलिए नहीं लिया गया दोस्तों कि हमेशा वो फैक्टर ले लो जो को प्राइम हो। उससे क्या होता है कि आप लोगों को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप 8 से चेक कर लोगे और 3 से चेक कर लोगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर 8 से या 3 से देख लेता हूँ पहले। देखो 3 से ये गया 5 और 2 7 और 7 और 2 9, ये 3 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। 5 और 4 9, ये भी 3 से जा रहा है। ये लेकिन 4 से नहीं जा रहा, तो 8 से क्या खाक जाएगा। ये 3 से नहीं जा रहा, तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। क्योंकि मैंने जो ऑप्शंस देखे हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुछ ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से जा रहे हैं, और जो 3 से जा रहे हैं वो 4 से ही नहीं जा रहे, 8 से क्या जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो चेक कर लिया। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है, वो हालांकि पता होना चाहिए क्योंकि आप उस स्टेज में आप पढ़ रहे हो हमारे साथ। भाई 8 से भाजकता का नियम होता है किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और अगर 3 से भाजकता का नियम होता है वो होता है सम ऑफ डिजिट, यानी कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है उसकी सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला सवाल, ये एक नया फीचर है जो आपके पेपर में देखने को मिलता है, ये अलग है थोड़ा चीज़, जैसे कि स्टेटमेंट वाले सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट वाले सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है उसको पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ लूँ मैं तो, कि 5 प्राकृत सम संख्याओं का योग कितना है।
यानी कि 5 नेचुरल इवन नंबर्स का योग कितना है। दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। सभी पांचों सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और मुझे बताना है कि एक प्रश्न और उसके बाद के 2 कथन बताएं कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, एडिक्वेट हैं या आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ 2-3 चीज़ों के विचार कर लीजिए। जैसे प्राकृतिक सम संख्याएं मैंने लिख दी तो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है भाई, ये 5 मैंने लिख दी प्राकृतिक सम संख्याएं। मैं कह सकता हूँ 4, 8, 10, 16, 18। आप मुझे बताओ क्या ये 5 प्राकृतिक सम संख्याएं नहीं है क्या? बताओ ना मुझे भाई। मैंने यहाँ पर 5 प्राकृतिक सम संख्याएं बोली हैं, मैंने आपसे क्रमागत बोला है क्या? भाई आपको हर एक क्वेश्चन को काउंटर करना आना चाहिए, तब ना आप उस लेवल पर पहुंचेंगे। हाँ, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई मैं एक तो केस ये मान के चल लेता हूं, भाई मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना एक्टिव हूं, मेरा दिमाग कितना काम कर रहा है। और ये केस भी तो सही है, हाँ ये भी केस सही है, क्योंकि इस केस में ये नहीं बोला है कि आप क्रमागत लें या ना लें। बोला है क्या? बताओ आप खुद सोच के बताओ, क्या बोला गया है क्या? चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है। दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। चलो, सभी पांचों सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्याएं हैं। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ 2, मैंने ले लिया 6, मैंने ले लिया 8, मैंने ले लिया 10, मैंने ले लिया कितना 12, मैंने ले लिया 18। सभी पांचों सम संख्याएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा, क्रमागत सम संख्याएं हैं। पांच प्राकृत सम संख्याओं का योग कितना है? प्रश्न ये है, स्टेटमेंट अपनी रामायण रो रहा है। तो बताइए, केस नंबर 3। अब कोई बच्चा नॉर्मल हो तो वो नहीं कर पाएगा, बात को समझना। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये कथन है, मुझे योग पता लगाना है, मुझे योग पता लगाना है। अगर मुझे योग पता लगाना है ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं केस 2 में कभी भी योग को पता लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्या मैं केस 3 में कभी भी योग को पता लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। मैं अगर यहाँ पर योग को पता लगाना चाहता हूँ, सम को पता लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास इकलौते यही 2 विकल्प हैं कि मुझे संख्याएं क्रमागत ही लेनी पड़ेंगी और दूसरी संख्या पहले वाले की दुगनी होगी। इसके अलावा मैं आपको कभी भी परेशान कर सकता हूं। अगर मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई आप मर्जी से कोई 5 संख्याएं बता दो, तो क्या कभी भी आप उनका योग बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है मेरे भाई, कभी भी नहीं बता पाओगे आप। ठीक है, तो क्या जवाब आ गया मेरे भाई? क्या जवाब आ गया मेरे दोस्त? आंसर आएगा कि बोथ स्टेटमेंट नेसेसरी हैं और टुगेदर होने चाहिए। सी आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात है, हर बच्चा नहीं समझ पाता है। हाँ, जयेश पाटिल कह रहा है, बेटा जयेश मैं आज पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तुम पहली बार पढ़ने आए हो। मैंने वो सारे जो पेपर हैं 2025 वाले वो सब यूट्यूब पे सॉल्व करा रखे हैं, जाकर देख लेना। अब नहीं देखेगा, नहीं पढ़ने का मन है तो भाई अब कोई ऑर्डर तो बजा नहीं रहे भाई, समझ रहे हो मेरी बात? करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। क्लियर है भाई? हम समझा सकते हैं, इतना डीपली जाके समझा सकते हैं कि आपको केस समझ में आए।
वरना इसका सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों को आज तक समझ में ही नहीं आया। क्या ये टीचर बस सर केस 2 नहीं होगा सर, बताओ ना केस 2 कैसे हो सकता है डियर, क्योंकि यहाँ बोला गया है 4, 8, 10, मैंने 14 बीच में खा गया ना मैं, तो आप सम तो कभी पता ही नहीं लगा सकते। वाकई में अभी तक तो आप हल्के में सी दे दिए, चाहे किसी को पता हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको पता था कि ये इसका असली एक्सप्लेनेशन है, कि यही केस सेटिस्फाइड है? नहीं पता होता है, देखो आप कुछ भी कहें चाहे। अगला सवाल देखिए, 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं जिसमें जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अल्फा और बीटा है, तो आपको ये निकालना है। सर सिर्फ मैथ का बैच है क्या? हाँ वो भी है, 249 का है वो, अकेले मैथ का लेना चाहते हो तो। देखो कभी भी इस तरह का आ जाए तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3/, 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर कितना आ रहा है? 11x बराबर माइनस का 11, x बराबर माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये x और y जो है ना वो अल्फा बीटा की तरह कार्य कर रहा है। तो 3 अल्फा यानी कि माइनस का 3 माइनस 8, तो जवाब होगा माइनस का 11। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है सर। यूजी के सीबीटी 2 के लिए क्या करूं मैथ का? बेटा टीएमएम बैच ज्वाइन करो, सिंपल, उसी से अपना रिवीजन करना शुरू करो। अगला सवाल, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है तो 15,600 रुपये की राशि पर 20% की दर से इतने साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो निकटतम पूर्णांकित मान के तौर पर। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक तौर पे ही करनी है, 20% की दर है और इतने वर्ष का। अच्छा सवाल है, चलो ट्राई करते हैं। तो 15,600 रुपये की अगर राशि है कैसे सोचोगे? कोई सोच सकता है आप में से? मैं सोचता हूँ, मैं इसमें ट्री मेथड लगा सकता हूँ, मैं इसमें सक्सेसिव लगा सकता हूँ, बट मैं लगाऊंगा क्या? मैं वही बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, 15,600 का 20% निकाल दिया, तो 15,600 का 20% निकालने पर 3120, 3120 और 3120। अरे वाह। फिर मैंने क्या कर दिया, 3120 का 20% निकाल दिया। अब 3120 का 20% निकालोगे 624, 624, 624। यहाँ तक मैं संतुष्ट हूँ, आप भी होने चाहिए। फिर 624 का 20% निकाल दिया, अरे 1248 या 100 नीचे आ जाएगा, मतलब इसका समझ रहे हो ना, इसके ब्याज के ऊपर ब्याज। ये तो ये ब्याज हो गया, ये इसका ब्याज हो गया, ठीक है। इसके ब्याज के ऊपर ब्याज कितना आ रहा है? 1248 यानी कि 124.8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि भैया जो तीसरा साल ले रहे हो ना, पूरा मतलब उसका 1/4 ही ले लो बस। तो यहाँ लास्ट में मैं 1/4 कर दूंगा, बाकी सब सेम। अब जोड़ लो, देखो 3120 1, 3120 1 आ गया, 624 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, चार 7 28, 4 8 32, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 6 24,
4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जोड़ने पर आ रहा है 4 6 8 6 8 6 4 और बाकी 7 8 0 1 5 6 1 5 6 3 1.2, 6 और 6 12 और 1 13, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 9 10 11, 1123.2, 7987। एक तो ये तरीका है, तरीके देखते जाओ, तरीके। बेटा सीटीएम का अलग बैच नहीं है, टीएमएम के अंदर सीटीएम शुरू होता है, ठीक है ना। हाँ, कई बच्चे परेशान हो रहे हैं। टीएमएम के अंदर सीटीएम शुरू है और पहले दिन का फ्री है, आप देख सकते, पहले 2 दिन का फ्री है, आराम से देख लेना, कोई जमे तो आप ले लेना, मैथ का अलग से भी ले सकते हो, ऐसा थोड़ी पूरा ही बैच लेना है। श्रीनिवास कह रहा है सर सक्सेसिव से करो। चलिए, अजय वर्मा कह रहा है सर सीटीएम को यूट्यूब पर लीजिए। बेटा नहीं ले सकते ना, फिर जिन्होंने पैसा दिया है उनका क्या करेंगे, तुम पैसा वापस कर दोगे क्या? क्योंकि ऑलरेडी बैच 1.5-2 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका है, उसमें बोल दिया है कि सीटीएम हाँ करवाने वाले हैं इस बार, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर क्यों लेंगे फिर, जब एक ही जगह बनता है, एक बार ही बनता है सीटीएम, ऐसे थोड़ी है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ दिन रात। चलो अभी देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर सक्सेसिव से करें, तो सक्सेसिव से कैसे करोगे? देखो 20% पहले साल के लिए तो हो गया 5 से 6, 20% दूसरे साल के लिए हो गया 5 से 6, तीसरे साल का पूरा लेना है क्या आपको? नहीं, तो 20% का 1/4 लेना है, यानी कि कितना हो गया? 5%। अब 5% को ले लो बस, तो ये हो गया 20 से 21। तो ये सक्सेसिव केस हो गया, और इससे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 500 और यहाँ पर आपको दिखा होगा 21 छिग्गी 126 इंटू 6, 6 छंगा 36, 12 छिंग 72 और 3 75। अब बात को ज़रा समझने की कोशिश करोगे? हाँ क्यों नहीं। अगर मैं इसको 1000 बना दूँ तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जिससे कि 1000 अगर मेरा प्रिंसिपल है रेशो में, तो ये हो जाएगा सर जी 15 12, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आपका जो ब्याज है वो आ जाएगा 512, आ जाएगा ना। हाँ, अपन को क्या करना है, 1000 प्रिंसिपल को इसके बराबर कर देना है, तो 15.6 से गुणा कर दो बस। तो ये भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड पड़ गया, आप करके देख लो, आपको टेंशन फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। वस्तुनापुरम कह रहे हैं सर एक्सप्लेन लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन सर। हाँ बेटा, ये सब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं। हाँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और मेरे से लेटेस्ट पैटर्न नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या? मतलब अभी भी तुम ऐसे बोल रहे हो लेटेस्ट पैटर्न कराओ, बेटा मैं सब जानता हूँ कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कब आने वाला है, समझ रहे हो? तो आप लोग उस चीज़ के लिए मुझे रिसर्च करने दो, आपको माथा फोड़ी थोड़ी करनी है। कोई मैं आज पहली बार पढ़ाने थोड़ी आ गया हूँ तुम्हें, हैं? वो आप ऐसे नौसिखिया वाली बात मत किया करो, क्योंकि आप नौसिखिया हो, मैं नहीं हूँ, है ना। आप बस पढ़ाई करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझे क्या? मुझे अपने आप पे भरोसा है, अपने कंटेंट पे भरोसा है। अब तुम करोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं करोगे कोई बात ही नहीं। चलिए अगला सवाल करिए। हाँ, ये कहीं और से आ सकते हैं, लेकिन उनको जवाब देना भी तो जरूरी है, उनको पता ही नहीं है। P प्लस Q 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम आपने ले लिया 60, 20 का भाग दे दिया, 30 का भाग दे दिया, 30 का भाग दे दिया। अभी जानकारी लीजिएगा, अकेले P द्वारा, अकेले R द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगे। अब देखो यहाँ पर P और R की अगर एफिशिएंसी निकाल दो आप, तो जहाँ से मुझे पता लग रहा है कि P प्लस Q प्लस R अगर मुझे निकालना है, 5 और 2 7/2, ये आ गया टोटल। अब अगर मुझे निकालना हो P की एफिशिएंसी,
मुझे निकालनी हो आर की एफिशिएंसी, सुनना मेरी बात, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्यू और आर को घटा दूंगा, तो 3.5 में से 2 चला जाएगा तो 1.5 बच जाएगा। अगर आर की एफिशिएंसी निकालनी है तो पी और क्यू को घटा दूंगा, यानी कि आधा बच जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात ये है। आपसे क्या पूछा गया, दिनों की संख्या का अनुपात बताओ, तो उल्टा कर दो पी और आर का उल्टा कर दो। अगला सवाल देखिए, करिए। ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी उसी कार्य को 10 दिनों में और सी उसी कार्य को 20 दिनों में। टोटल काम 40 है। 8 का भाग देंगे 5 बार, 10 का भाग देंगे 4 बार, 20 का भाग देंगे 2 बार। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? सी ऑप्शन। अगला सवाल, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। यही अगर आप समझ लो कि ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अरे वाह, 2πr कॉमन आ जाएगा तो h/h+r बचेगा। बस खेल खिलाड़ियों का ही है, वो 2/3 के बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको कि h और r का अनुपात पता है। तो ठोस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 दे रखा है, तो देने दो भाई 231। सर बिया हाँ, h/h+r है। अब देखो, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 है। अगर मैं कोई ठोस बेलन बना रहा हूं, उसके टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करता हूं। देखो, तो मेरे जो अकॉर्डिंग बात हो रही है ना, वो 231 के बराबर है। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, तो मेरा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 154 आ गया। इससे क्या करोगे, इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आया है। तो मैं ये समझ सकता हूँ क्या कि जो एक रेशो का फर्क है वो 77 है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, πr² बराबर, πr² बराबर हो जाएगा आपका 38.5। यानी कि रेडियस की वैल्यू यहाँ से आ गई 3.5। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई यही तो बात है, बस खेल खिलाड़ियों का बनाना सिखा रहा हूँ। बनाना चाहते हो? हाँ, तो आपकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7। अच्छा, क्या निकालना चाहते हो? आयतन। आयतन क्या है, πr²। तो जब πr² बराबर 38.5 है और h की वैल्यू 7 से गुणा कर दो बस। तो 7 पंजे 35, 56 और 3 59, 21 और 5 269.5। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल करो, आराम से करो। चलिए, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 दूर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया है। सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक चबूतरा बनाया। चबूतरा है 4 मीटर ऊंचा।
मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण ये 50√3 दूर है। मीनार 54 मीटर है तो ये 50 हो जाएगा, तभी तो ये 4 है, और मीनार की लंबाई जमीन से 54 है। तो मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? देखो उन्नयन कोण यही होता है, आप जानते हो कि ये A है तो ये A√3 है, तो ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि √3 टाइम्स है। तो आपका जो जवाब होगा उन्नयन कोण की वैल्यू 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हो, थोड़ा सा मतलब इन्हीं क्वेश्चनों को आपको देगा, थोड़ा लेंथ भी बढ़ा देगा, उससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और कुछ नहीं। वसंतपुरम कह रहे हैं सर अपडेट न्यू क्वेश्चन सर लाइक सीजीएल। बेटा सीजीएल की में तो एडिक्विटी ने क्वेश्चन डाले हैं, टीसीएस तो वही पैटर्न लेके चल रहा है, समझे क्या? हाँ, तो उन क्वेश्चनों को डाल के कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि रेलवे तो टीसीएस ही ले रहा है। और जो बच्चे सीजीएल वाले हैं मैं उनको भी यही बोलूँगा कि बेटू आप लोग उस 95% पर कवर करो, आप उस 5% नए को पढ़ने मत जाओ, आपका पेपर 12 से शुरू हो रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप उस चक्कर में आप कर भी नहीं पाओगे उसको पेपर में, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी इतनी। तो आप ये सोच के चलो। अब ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, बस बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये चीज़ क्लियर कर लेना कि ये हमारा जो पेपर रहता है, जैसे अपनी एनटीपीसी जो होंगे सारा टीसीएस ले रहा है, वो एडिक्विटी वाला पैटर्न है। वो गलती से डल गया या फिर कैसे डाल दिया उनको नहीं पता वो खुद, क्योंकि वो 10th तक का सिलेबस ही नहीं है वो। अब कल को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डाल देगा तो फिर उसमें बेचारा बीए का बच्चा क्या करेगा, बता दो मुझे। तो ये तो सरासर गलत है, लेकिन वो टीचर लोग जो एसएससी पढ़ाते हैं वो इस चीज़ पे आवाज़ थोड़ी ना उठाएंगे। फिर तो बेचारे जिनका मैथ बैकग्राउंड है उन्हीं का रह जाएगा पेपर, उनका क्या होगा जिनका है ही नहीं बेचारों का कुछ। चलिए सवाल का जवाब दे दो। 3 से काट दिया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2 × 3/2 यानी कि 2 से 2 कट गया। 3 माइनस 2/5 प्लस 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 5, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 3/3 यानी कि 1। तो 4 माइनस का 2/5 18/5, 3/5, यही आंसर है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा सर इंटीग्रेशन भूल गए हैं। अब तुम तो चलो भूल गए हो, लेकिन किसी किसी बच्चे ने तो देखा ही नहीं है इंटीग्रेशन होता क्या है। ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल सकते ना, इसलिए तो बोला जाता है। सवाल का जवाब दो। आइए, अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका नया माध्य कितना होगा। वो भी 10 बढ़ जाएगा। अभी पहले आप इसका माध्य निकाल लो, या तो
भाई सब में अगर 10-10 की वृद्धि कर दोगे तो बढ़ जाएगा बस। तो 4 और 2 6 और 6 12 और 4 16 और 2 18 और 8 26 और 4 30 और 10 40 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 प्रेक्षण है, एवरेज 14 आ रहा है और हर किसी में 10 बढ़ा दोगे तो नया एवरेज 24 हो जाएगा, तो नया एवरेज 14 हो जाए 24 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान का चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताओ। तो 150 मीटर व्यास वाले 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा अगर रेडियस की बात करें तो 75 और 3 मीटर चौड़ा है तो ये हो जाएगा 78। छोटी रेडियस और बड़ी रेडियस मीटर। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, तो कभी भी अगर आपको पाथ का एरिया निकालना हो तो वो होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की पाई तो पाई रहने दीजिए, R स्क्वायर यानी कितना 78 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा 140 और 13 153। तो जवाब आ गया 9 वाला, ए ऑप्शन। ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके और लाइक और शेयर करके बताओ। अभी क्वेश्चन बाकी हैं तो कल भी होगा सेशन, हाँ कल भी होगा, मतलब कल सुबह 11 बजे भी सेशन लूँगा। ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे पूरे सेट को, लेकिन चीज़ें आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखोगे तभी तो कर पाओगे। अब आप देखो 35 क्वेश्चन का हिसाब है बट DI भी डाल दी जाती है, ये भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है सर, RRB JEE के लिए भी क्लासेस लीजिए, ऑलरेडी देखो बैचेस में तो चल रही है। आप अगर टुकड़ों में पढ़ना चाहते हो बट उससे आप क्या पूरी तैयारी कर रहे हो तो वो आप एक अपने आप से पूछो। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ बैच में तो मैं बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता कि तू वहाँ भी पढ़ ले, तू यहाँ भी पढ़ ले, तू वहाँ भी कर ले, तू ये किताब भी खरीद ले, वो किताब भी खरीद ले। उससे बच्चा उल्टा सिलेक्शन से दूर जाता है। तो आप क्या चाहते हो सर, एक सिंपल सी गणित है, स्टूडेंट को बोलो भाई तू ये पढ़, बैच है इसको पढ़ ले अच्छे से और प्रैक्टिस कर ले, फिर तेरे गणित में नंबर नहीं कटेंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। बच्चे को देखो समझ में आता नहीं है बट वो टाइम के बाद में आता है समझ में, अभी समझ जाओगे तो बात आसान है। तो हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, टीचर्स डे के ऑफर का फ़ायदा उठा लो। 6 तारीख यानी कि रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्राइस कम भी मिल रही है। ठीक है, तो आप सभी बैचेस से आप कनेक्ट हो सकते हो, मैथ का अलग से ले सकते हो, CBT 2 के लिए ये वाला बैच ले सकते हो। इसमें CTM आपका फ्री चालू हो रहा है, मतलब फ्री मतलब पहले 2 सेशन फ्री रहेंगे, उसके बाद इसके अंदर रहेगा वो बैच में 599 का 1 साल की वैलिडिटी, और मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर है। तो पूरी तैयारी है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा और ये भी कंबाइंड बैच में, फुल बैच में। अगर मैथ का लेना चाहते हो तो उसमें CTM टॉपिक वाइज मैथ का सारा कंटेंट इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, पढ़ाई आपको करनी है, जीरो से VOD पढ़ना है, VOD बैच ले सकते हो, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप चाहिए पढ़िए। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छा पढ़ाई करो। देखो पढ़ाई करते रहोगे तो आपके दिमाग एक्टिव रहेगा, आप फिर निकाल लोगे रिजल्ट। ठीक है, जय हिंद।